मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने व्हाट इफ सीरीज के थ्रू पूरी तरह से मल्टीवर्स को एक्सेप्ट करने जा रहा है और व्हाट इफ के जर्नी में हमारा साथ देगा मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक द वॉचर, जो मार्वल की हर रियलिटी को देख और दिखा सकता है, लेकिन किसी भी फॉर्म में ही कैन नॉट, डू नॉट एंड विल नॉट इंटरफियर। पर ऐसा क्यों? क्या है वॉचर की असली कहानी? व्हाट इफ की जर्नी को वॉचर के साथ स्टार्ट करने से पहले चलिए पहले वॉचर को समझ लेते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं वॉचर की ओरिजिन, हिस्ट्री और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्फेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वॉचर्स की स्पीसीज हमें पहली बार देखने को मिली थी फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 13 में, जो पब्लिश हुई थी अप्रैल 1963 में। इन्हें क्रिएट किया था राइटर स्टैन ली और आर्टिस्ट जैक कर्बी की जोड़ी ने। द वॉचर्स बेसिकली मार्वल के अंदर यूनिवर्स के सबसे पुराने और सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियन बीइंग्स हैं, जो बेसिकली इतने एडवांस्ड हैं कि अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटीज तक पर मॉनिटर कर सकते हैं। पर फिर भी इन्होंने कसम खाई है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर भर ही करेंगे और वो ना तो इन रियलिटीज में किसी प्रकार का योगदान, ना ही इनमें वो दखल करेंगे, क्योंकि द वॉचर से ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई होती है जिसका गिल्ट इस पूरे की पूरे रेस को होता है। जहां पर एक्चुअली होता ये है कि वॉचर का एक सीनियर मेंबर आइकॉर बेसिकली अपने रेस को कन्विंस करता है अपने से कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स और बीइंग्स की हेल्प करने का, और यहीं पर द वॉचर प्रोसिलिकन्स नाम के एलियन बीइंग्स को ढूंढते हैं और उनसे अपनी एटॉमिक एनर्जी की नॉलेज को शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोसिलिकन्स कोई पीसफुल एलियन रेस नहीं होती है और वो इसी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल आपस में खुद को खत्म करने में इस्तेमाल करती है। और इसी चीज को देखने के बाद वॉचर्स दूसरे किसी और एलियन रेस से किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करने और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने की कसम खाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर रूल्स होते हैं वहीं पर रूल्स तोड़े भी जाते हैं, जिसके कारण आइकॉर का ही बेटा उआटू बार बार अपने पिता और बाकी के वॉचर से यही सवाल पूछता है कि अगर कोई रेस या रियलिटी सचमुच खतरे में होगी तब भी क्या हम हाथ पर हाथ रख के ही देखते रहेंगे? और बार बार द वॉचर्स उसे जवाब हाँ में ही देते हैं। फाइनली कई सारी मिलेनिया बीतती हैं जहाँ पर वाटू कई सारे सिविलाइजेशंस को खत्म होते और शुरू होते हुए भी देखता है, पर फिर भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। फाइनली उसे द वॉचर्स अर्थ के मून के ब्लू एरिया में शिफ्ट करते हैं और उसे अर्थ और उसके रियलिटी को ऑब्जर्व करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसी दौरान अर्थ 311 के सन 1602 में फ्यूचर के कैप्टन अमेरिका का एक वेरिएंट अपीयर होता है और इसी के अपीयर होते ही रियलिटीज और टाइमलाइंस डिसरप्ट होने लगती हैं और पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर खतरा बन जाता है, जिसके कारण उआटू वॉचर्स की सबसे बड़ी कसम तोड़ने का फैसला करता है और पहली बार उस रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने अपीयर होता है, जहां पर वो उन्हें सारी की सारी बात समझाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस कैप्टन अमेरिका के करंट टाइमलाइन में उसे शिफ्ट करने में उआटू की हेल्प करते हैं। फाइनली उआटू अर्थ 616 में अपीयर होता है और फैंटास्टिक फोर से फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 13 में मिलता है, जहां पर जब फैंटास्टिक फोर रेड गोस्ट और उसके सुपर एप से लड़ते हैं तब यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के जीतने के बाद उआटू रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और यहीं से उसका अर्थ और ह्यूमंस की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अब उआटू का उसके अर्थ को लेकर यही इंटरेस्ट उसे आगे कई बार अपनी कसम को बार बार तोड़ने पर मजबूर करता है, जहां पर उसने कई बड़े बड़े थ्रेट से ह्यूमंस और धरती को बचाने में हेल्प भी की है। एग्जाम्पल के रूप में उसने धरती को कंज्यूम करने आ रहे गैलेक्टस तक का सामना किया है, जहां पर गैलेक्टस से बचने के लिए उसने धरती का एक फेक होलोग्राम भी बनाया था। लेकिन ऑफ कोर्स उसका हेरल्ड सिल्वर सर्फर असलियत को जान ही जाता है और बाद में उआटू गैलेक्टस से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन जब गैलेक्टस नहीं मानता है तब वो उसकी शिप से ह्यूमन टॉर्च की मदद से नलीफायर को एक्वायर करता है और इसी की मदद से रीड रिचर्ड्स गैलेक्टस को डरा कर भगाने में कामयाब होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आगे बहुत सारे मौके आते हैं जहां पर उआटू खुद ह्यूमन से इंटरेक्ट कर चुका है और ड्रीमिंग सेलेस्टियल के हिसाब से उआटू ने अपनी वॉचर ओथ को लगभग 400 बार तक तोड़ा है। ऑफ कोर्स नियम तोड़ने की सजा भी मिलती है और यहाँ पर उआटू को भी मिली है। यही कारण है कि उसके नियम तोड़ने की इस टेंडेंसी की वजह से उसे अपनी द वॉचर कम्युनिटी के अंदर से भी बेदखल किया गया है। फिर भी वो धरती पर नजर रखना बंद नहीं करता है। आगे जाकर द ओरिजिनल सीन कहानी के दौरान द वॉचर बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है, जहाँ पर ऑर्ब डॉक्टर माइडस उसकी एक आंख निकाल कर लेकर चले जाते हैं और इसी चीज का पता लगाने के लिए यहाँ पर निक फ्यूरी उसे मारकर उसकी दूसरी आंख भी निकाल लेता है
और खुद द वॉचर की पावर्स के साथ द अनसीन के नाम से जाना जाता है। और जब उसका अनसीन के रूप में काम खत्म हो जाता है तब उआटू का जन्म दोबारा से होता है। इन सब के अलावा उआटू की एक उल्ना नाम की वाइफ भी है जिसके साथ उसका एक बेबी भी है, लेकिन उसके बारे में मार्वल कॉमिक्स में भी क्लियर नहीं किया गया है। अगर मैं यहाँ पर द वॉचर की पावर्स के बारे में डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पर सिंपली द वॉचर्स ट्रूली गॉडली पावर्स पोजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर द वॉचर के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर भी होती है जिसके थ्रू ये किसी के सामने खुद को उसकी नजर में इनविजिबल रेंडर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और फ्लाइट की एबिलिटी तो है ही, इसके ऊपर से अपनी अपीयरेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर ये अपनी मामूली सी शेप शिफ्ट और डिस्गाइज को तो बदल ही सकते हैं, इसके ऊपर से अपनी साइज का प्रोपोर्शन भी पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर ये ह्यूमंस के बराबर भी हो सकते हैं, वहीं पर दूसरे ही पल में ये एक बहुत बड़े सेलेस्टियल बींग्स की साइज के हिसाब से भी खुद की साइज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ये टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और टाइम के किसी भी पॉइंट पर अपीयर या डिसअपीयर हो सकते हैं। और तो और द वॉचर्स लगभग इमॉर्टल ही होते हैं और ये अपनी डेथ के बाद दोबारा जिंदा हो ही जाते हैं। अब हमने यहाँ पर द वॉचर के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि द वॉचर का एसोसिएशन आखिर व्हाट इफ सीरीज से क्यों है। वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन कॉमिक बुक के अंदर है और वहाँ पर भी उआटू ही व्हाट इफ को नरेट करता है, जहाँ पर उसके ये करने का सबसे बड़ा रीजन था अपने पिता के लिए हुए प्रिसिलिकन्स के हेल्प के डिसीजन को सही साबित करना, जहाँ पर वो बेसिकली व्हाट इफ के थ्रू ही अलग अलग रियलिटीज के अंदर एक ऐसी रियलिटी ढूंढता है जहाँ पर प्रिसिलिकन्स ने उस एटॉमिक एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वो तो नहीं मिलता, लेकिन व्हाट इफ की कई हजारों कहानियां मिलती हैं। खैर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर व्हाट इफ के थ्रू वॉचर्स का ये पहला अपीयरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने उन्हें पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में स्टैन ली से बात करते हुए भी देखी थी। अब व्हाट इफ सीरीज के अंदर उआटू के व्हाट इफ को नरेट करने का आखिर क्या रीजन है, ये तो शायद सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कैंग द कंकरर पूरे के पूरे टाइमलाइन पर कब्जा करने की फिराक में था, तो क्या कभी कैंग या उआटू ने एक दूसरे का सामना किया होगा, और अगर किया है तो उआटू कभी हीरोज के सामने नजर क्यों नहीं आया। खैर, मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इन द मल्टीवर्स में हो सकता है मैं उआटू लाइव एक्शन फॉर्म में भी देखने को मिल जाए। तो गाइज, ये थी उआटू द वॉचर की ओरिजिन वीडियो। मेरे हिसाब से उआटू द वॉचर आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और होपफुली उसे हम व्हाट इफ सीरीज में एनिमेटेड फॉर्म के अलावा भी लाइव एक्शन फॉर्म में भी जल्दी ही देखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका द वॉचर्स के बारे में जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मार्वल के वॉचर्स के बारे में आपको और कौन कौन सी चीजें मालूम है, या आप और कौन से कैरेक्टर की ओरिजिन और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।